हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 11, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और इस पूरी सीरीज के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसमें चीजें आपके लिए होने वाली हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। इसके अलावा जीके जीएस को कैसे आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा, और इसी के साथ साथ आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे दो फीचर्स और हैं। पहला तो ये, अगर आपको ये पूरी जो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखनी है, तो उसके लिए जो हमारा चैनल है दैट इज रवि स्टडी जीके, आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पूरी वीडियो को वन गो में यहाँ पर फिनिश करना है, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच को यहाँ पे ज्वाइन करना है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, डेली एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट यहाँ पर रहेगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, साथ ही में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न है, जो आजकल एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है। और इन सभी फीचर्स को अवेल करने के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा ऐप, दैट इज रवि स्टडी ऐप। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग ये पुस्तकें लिखी हैं? तो यहाँ पे पुस्तकें हैं दैट इज ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, और इन पुस्तकों को लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ही यहाँ पे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग जैसी पुस्तकें लिखी है, और ये पुस्तकें योग और हिंदू दर्शन पर उनके गहन विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है दैट इज ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये तीनों ही पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। और इसमें अगर हम बात करते हैं ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग में आपको आत्म बोध और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो ज्ञान के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसमें पूरी पुस्तक में मेंशन की हुई हैं चीजें। एंड कर्म योग की बात करें तो आप में इसमें जो भी कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक विकास है उस पर ये प्रकाश डालती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजयोग की, तो पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित ये पूरी पुस्तक है, जिसमें यहाँ पे जो योग वगैरह है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। तो याद रखना है दैट इज स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये किस वर्ष में करी थी? तो अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना बाय स्वामी विवेकानंद जी, तो इन्होंने करी थी 1897, यानी कि 1897 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम स्पेसिफिकली डेट की बात करें तो 1 मई 1897 में यहाँ पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। ये संगठन विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और मानवतावादी उद्देश्यों के साथ में कर्म योग के सिद्धांतों पर आधारित है। और बेसिकली जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार करना और विभिन्न प्रकार की समाज सेवा जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा करना, यही यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है, यह कथन किसका था? तो ये स्टेटमेंट है दैट आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट थी ईश्वरचंद विद्यासागर जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये एक काफी फेमस समाज सुधारक, लेखक और शिक्षाविद थे, और इन्हीं का ही मानना था कि ईश्वर के बारे में सोचने के बजाय इस धरती पर लोगों की सेवा और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी दैट आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ। ठीक है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से सड़ा हुआ है और हर दिशा में भ्रष्ट, अत्याचारी और नीच लोग यहाँ पर हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो द ब्रिटिश एम्पायर इज रोटन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टायरेनिकल एंड मीन,
ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी किसने? दैट इज सिस्टर निवेदिता ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करते हुए यही कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य अंदर से सड़ चुका है, हर दिशा में भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया ये यहाँ पे है क्या? ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है। और ये एक आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी और ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भी हुआ करती थी। तो याद रहेगा सिस्टर निवेदिता के बारे में। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ना काफी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भटियाली लोक संगीत जो मुख्यतः मछुआरों द्वारा गाया जाता है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम बात करें भटियाली लोक संगीत की, तो मुख्यतः ये जो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वहां से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये अक्सर नदी पर यात्रा करते समय मछुआरों के द्वारा गाया जाता है। तो भटियाली लोक संगीत दैट इज पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार ये किसके पास होता है? तो अगर हम बात करें नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का जो अधिकार होता है वो होता है संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास में। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो राइट है, राइट ऑफ सिटीजनशिप, इसको जो रेगुलेट करने की पावर होती है वो होती है पार्लियामेंट के पास में। और अगर हम बात करते हैं नागरिकता की, तो आपको भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 के बीच में इसका वर्णन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम नागरिकता की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था? तो अगर हम बात करते हैं भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठार था तो वो पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। बाद में अफ्रीका से हटके ये अपना अलग एक भारत देश यहाँ पे बन गया था। हालांकि इसमें आई थिंक मैप थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, बट ध्यान रखना है आपको, अपना ये पूरा भारत था, ठीक है, जो कि पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, जोहान्स निकोलस ब्रॉन्ट्स और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार यानी कि जो एसिड और बेस होते हैं उसकी मूल अवधारणा ये किस वर्ष में प्रस्तावित यहाँ पर करी थी? तो इसकी जो मूल अवधारणा है वो 1923 में इन्होंने प्रस्तावित यहाँ पर करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं एसिड और बेस की, तो आप लोगों ने पीएच स्केल के बारे में जरूर सुना होगा। तो पीएच स्केल होती है जिसमें आपको 0 से लेकर 14 तक की एक नंबरिंग होती है, जहां पर अगर हम 7 की बात करें तो ये होता है न्यूट्रल, यानी कि ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। 7 से नीचे आप कुछ भी देखोगे तो आपको एसिडिक नेचर का मिलेगा, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति का मिलेगा। और 7 से ऊपर जो भी आप देखोगे तो वो आपको बेसिक नेचर यानी कि वो आपको क्षारीय प्रवृत्ति का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी पूरी अवधारणा 1923 में यहाँ पे जोहान्स निकोलस और थॉमस मार्टिन ने दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृहत कथा कोश के लेखक थे? तो वृहत कथा कोश के लेखक थे कौन? दैट इज हरिसेना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हरिसेन की बात करें, प्राचीन भारतीय कवि और लेखक थे जिन्होंने एक संस्कृत साहित्य में उनका काफी योगदान था। और वृहत कथा कोश की बात करें तो ये लिखी है किसने? दैट इज हरिसेन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश महात्मा फूले के द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो ये कौन सी यहाँ पे पुस्तक है? तो ये है यहाँ पे गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को लिखा है महात्मा फूले ने, 1873 में इसको प्रकाशित किया जाता है। और जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से ये एक पुस्तक थी जो कि भारत में निचली जातियों के उत्पीड़न की तुलना अमेरिका में दासों की गुलामी के साथ में करती थी, ठीक है। तो याद रहेगा गुलामगिरी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है और लेखक है इसके महात्मा ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही यहाँ पर आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। ये एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित थे। और ये आर्य समाज भी एक बेसिकली आप समझ सकते हो कि एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो कि वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर करी थी। तो 1875 ईयर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बादामी या फिर वातापी चालुक्य मूलतः ये किस राज्य के अधीन हुआ करते थे? तो अगर हम बादामी या फिर वातापी चालुक्यास की बात करते हैं, ओरिजिनली ये हुआ करते थे कदम्ब की शक्ति के अधीन। और कदम्ब का रेफरेंस आपको जो अभी मूवी आई ना कांतारा 2, सॉरी कांतारा मूवी जो आई है अभी,
आई थिंक 1-2 जो भी है, तो उसमें आपको इसका रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा कदम्ब का, ठीक है? तो याद रखना है आपको बादामी या वातापी चालुक्य, ये मुख्यतः कदम्ब राज्य के अधीन हुआ करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिसके बाद में उन्होंने स्वतंत्र होकर अपनी राजधानी वातापी, जिसको हम आधुनिक रूप से बादामी के नाम से जानते हैं, उसको स्थापित किया था। और कीर्तिवर्मन प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य को मजबूत किया और कदम्बों को पूरी तरह से अपने अधीन में कर लिया था। तो शुरुआत में ये लोग कदम के अधीन में हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इतनी मजबूती हुई और फिर उन्होंने कदम को ही अपने अधीन कर लिया था, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब शुरू की गई थी? तो अगर हम बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1999 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। और यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। और इसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था, जैसे कि जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो आपका प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, ये सब यहाँ पे शामिल थे, ठीक है? तो 1999 ये ईयर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो आपसे पूछा कि कौन सा यहाँ पे सही है, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे वन बाय वन और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है दैट इज सभी पंचवर्षीय योजनाओं की विकास दर समान रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी हमारी 12 5 ईयर प्लान यहाँ पे हुए हैं और 12 की 12 जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी, क्या वो इक्वल थी? तो ऐसा तो नहीं था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। फिर तो योजना आयोग का गठन ये 1951 में हुआ था। तो ध्यान रखने की 1951 में तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो योजना आयोग था इसकी अगर हम बात करते हैं स्थापना, तो ये होती है 1950 में, यानी कि प्लानिंग कमीशन 1950 में होता है, ना कि 1951 में, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। फिर आते कि राष्ट्रपति ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे, तो ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं होते, बल्कि यहाँ पे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। जैसे कि अब इसकी जगह पर क्या आ चुका है? नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसी तरह से जो योजना आयोग हुआ करता था, तो इसके भी जो पदेन अध्यक्ष थे वो राष्ट्रपति ना होके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है? एंड लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में। तो ये बात सही है कि पहली पंचवर्षीय योजना की फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसकी शुरुआत 1951 में यहाँ पर होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा इसमें तो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो आप जब गिटार को देखोगे, वायलिन को देखोगे, मैंडोलिन को देखोगे, तो ये तीनों ही आपको मिलेंगे तार वाले यंत्र। लेकिन जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, उसमें कोई भी तार नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हवा के कंपन से ध्वनि को उत्पन्न करता है, जबकि जो गिटार, वायलिन, मैंडोलिन होती है तो वो तारों से ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, ठीक है? जो कंपन होती है ना, उसके द्वारा ये ध्वनि को यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक कुलीन वर्ग की घटना है, वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों की रचना है? यानी कि इंडियन नेशनलिज्म इज एन एलाइट फिनोमिनन, अ क्रिएशन ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो ये बात यहाँ पर करी थी किसने? दैट इज महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो महात्मा गांधी जी ने 1916 में जो ये यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इन्होंने ये बात कही थी। और गांधी जी ने इस भाषण के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि उस समय का भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन केवल शिक्षित अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, जिसमें आम जनता, विशेषकर अगर हम बात करें किसान और मजदूर, ये शामिल नहीं थे, ठीक है? और उन्होंने कहा कि भारत के जो मुक्ति वकील हैं, जो डॉक्टर या जमींदार नहीं बल्कि किसान दिलाएंगे, मतलब जो भारत को मुक्ति है वो ये लोग दिलाएंगे, किसान दिलवाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने तब ये बात कही थी कि भारतीय राष्ट्रवाद एक कुलीन वर्ग की घटना है, वकीलों, डॉक्टरों, जमींदारों की रचना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? यानी कि द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस एंड द अपर क्लासेस आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। तो ये बात यहाँ पर कही थी किसने? दैट इज स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी कि भारत की एकमात्र आशा किससे है? जनता से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। तो पंजाब केसरी अगर हम बात करते हैं तो इनको हम जानते थे किसको, दैट इज लाला लाजपत राय जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और लाला लाजपत राय की बात करें, पंजाब केसरी के नाम से इनको हम जानते थे। और जो ये तिकड़ी हुआ करती थी ना लाल बाल पाल वाली, तो उसमें जो लाल थे वो लाला लाजपत राय ही थे। और इसमें अगर हम बात करें पंजाब केसरी, इसका मतलब होता है पंजाब का शेर। और इनकी मृत्यु भी हम सभी जानते हैं कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तब उस दौरान में लाठी चार्ज के समय पे इनकी जो सिर है उस पे काफी गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, तो इसमें नाम आता है किसका, दैट इज जिंदगाड़ा पर्वत का। तो आपका ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, जिसमें आपका ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, या हो जाएगा आपका ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची चोटी आपकी आएगी कौन सी, दैट इज जिंदगाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जिंदगाड़ा का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष में भाग लिया था? तो ओलंपिक में पहली बार जो भाग लिया था जो तीरंदाजों ने, वो लिया था साल 1988 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो साल 1988 में पहली बार भारतीय तीरंदाजों ने भाग लिया था। जब जो ये ग्रीष्मकालिक ओलंपिक थे वो सियोल दक्षिण कोरिया में हुए थे, उसी टाइम पे भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत के जनक यानी कि फादर ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक ये कहे जाते हैं पुरंदर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुरंदर दास को कहा जाता है फादर ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और उन्हें संगीत पितामह के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक संगीत की शिक्षा का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया था, जो कि आज भी शुरुआती लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपने धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ आर्ग्यूमेंट निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रहा है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी काफी फेमस है, और ये बात कही थी किसने? ये कही थी दादा भाई नौरोजी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दादा भाई नेरोजी। और इन्होंने एक काफी फेमस पुस्तक भी लिखी थी, दैट इज पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और उसी में इन्होंने ये तर्क दिया था कि भारत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन जा रहा था, जिससे भारत में गरीबी फैल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को इस तरह से संरेखित करने की अनुमति देता है कि वह किसी भी सेल या फिर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? तो ये यहाँ पे बात करते हैं कौन सा, दैट इज बॉटम अलाइनमेंट, यानी कि निचला संरेखन। तो इसमें क्या होता है, जब आप बॉटम अलाइनमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो दैट मीन्स आपका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाता है टू दी बॉटम ऑफ दी सेल और दी टेक्स्ट बॉक्स। तो इसलिए जब बॉटम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन भी कौन सा होगा, बॉटम अलाइनमेंट का ही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के दौरान में ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो जो भी यहाँ पे ब्राह्मणों को दी जाती थी भूमि चोल साम्राज्य के शासनकाल में, उसको कहते थे ब्रह्मदेव, यानी कि ब्रह्मा आप रिलेट करोगे किससे, ब्राह्मणों से। तो ब्रह्मदेव वो एक तरीके से भूमि हुआ करती थी जिसको कि चोल साम्राज्य के दौरान में ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विल्लन वगैरह की बात करें तो ये वो भूमि हुआ करती थी जो कि गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को ही हम वेल्लन वगैरह के नाम से जानते थे। शाला भोग की बात करें तो शाला भोग में आप देखोगे कि जो विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको शाला भोग के नाम से कहते थे। और एक आती थी यहाँ पे कौन सी, दैट इज देवदान। तो देवदान यानी कि मंदिरों को दान में दी गई भूमि को यहाँ पे देवदान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibooks.pdf.com को आपको विजिट करना है। अगर आपको हमारी कोई भी बुक को प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवाना है तो आपको विजिट करना है www.ravitiथिpublication.com पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल। और हमारे जो चैनल्स हैं दैट इज रवि स्टडी जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि, अगर आपको इनके कोर्सेज को इंग्लिश में देखना है, इनकी क्लासेस को इंग्लिश में देखना है तो आपको फॉलो करना है रवि अदिति क्लासेस को। ठीक है, आप शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पर किसने दी थी? तो हालांकि इसमें नाम आता है किसका, जो बारदोली की महिलाएं थी उनका, लेकिन आपको ध्यान रखना किसका नाम साथ में, महात्मा गांधी जी का। कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि में महात्मा गांधी जी ने दी थी। और ये उपाधि 1928 में जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था
उनके दौरान उनके शानदार नेतृत्व जो उन्होंने किया था, उनके कौशल के सम्मान में इनको दी गई थी। हालाँकि ये आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो बारदोली की महिलाएँ हैं, उन्होंने भी सम्मान के रूप में इनको यहाँ पे ये जो टाइटल था वो दिया था। तो आपको बारदोली की महिलाएँ, साथ ही महात्मा गांधी, तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा आंदोलन की सफलता के बाद में बारदोली की महिलाओं ने भी उनके कुशल नेतृत्व के सम्मान में उनको सरदार की उपाधि यहाँ पर दी थी, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये 1905 में होता है, तो सही बात है। जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें 1919 13 अप्रैल को होता है, तो ये भी सही बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें 1942 में होता है, तो ये भी सही बात है। लेकिन दांडी मार्च 1910 में नहीं होता, ये 1930 में होता है। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, राजनीति में महात्मा गांधी किसे अपना गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी राजनीति में अपना गुरु मानते थे किसको? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो गुरु मानते थे किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु ये दोनों ही अलग अलग थे। अगर हम राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो कौन थे? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपने बताना है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? जब भारत में गांधी जी आते ना 1915 में, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ही जो महात्मा गांधी है वो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आते हैं और उसके बाद में वो राजनीति में कदम रखते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस भाषा को पूर्व की इतावली यानी कि इटालियन ऑफ द ईस्ट ये कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं किसको? दैट इज तेलुगु को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो तेलुगु को पूर्व की इतावली कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इतावली की तरह ही जो यानी कि इटालियन जो लैंग्वेज है उसी की तरह जो तेलुगु के सभी शब्द एक स्वर ध्वनि के साथ ही समाप्त होते हैं और इसीलिए ही इसको यहाँ पे इटालियन ऑफ द ईस्ट ये कहा जाता है, ठीक है? तो याद रहेगा दैट इज तेलुगु लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, भौतिक भूगोल की शाखा दैट इज भू आकृति विज्ञान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अध्ययन के लिए समर्पित है? तो अगर हम बात करें द फिजिकल ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, तो इसमें आपको क्या होता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी, तो इसमें बात करते हैं किसकी? जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जो आपकी लैंडफॉर्म्स वगैरह है ना उसकी स्टडी यहाँ पे करनी होती है, दैट इज भू आकृतियों का अध्ययन। तो भू आकृति विज्ञान या फिर भू आकृतियों का अध्ययन सेम ही बात है। तो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे जगह क्या? दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसे जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्लाइमेटोलॉजी होता है, ओशनोग्राफी होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी तो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जो क्लाइमेट है उसकी स्टडी करते हैं, ओशनोग्राफी में ओशन की स्टडी करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं किसकी? ज्योग्राफी की, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की राहत विविधताओं के क्षरण की घटना को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना ऑफ वेरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन? फिर है, अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की राहत विविधताओं के क्षरण की घटना को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर हम बात करें फिनोमिनन ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन, तो इसको यहाँ कहते हैं दैट इज ग्रेडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी जैसे आपके सरफेस होते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे ये आपका एक माउंटेन है, ये यहाँ पे इरोजन होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन कट जाता है तो यानी कि यहाँ पे प्लेट्यू बन जाता है, ठीक है? ऐसे अगर ये ओशन के अंदर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गायोट्स। ये आपका एक वॉल्केनिक एक माउंटेन अंडर दी ओशियन, और अगर ये ऊपर वाला पोर्शन कट गया दैट मीन्स ये गायोट यहाँ पे बन गया। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपकी सरफेस जो है ना उसको अगर वेयरिंग डाउन ऑफ दी रिलीफ वेरिएशन, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे दैट इज ग्रेडेशन, यानी कि क्रमिकीकरण, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद में ब्रह्म समाज को मतलब उसका नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था? तो ब्रह्मा से आपको ध्यान रखना है, दैट इज किसको? दैट इज ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका
डी, हाँ, ब्रह्मा से आपको देवेंद्र नाथ टैगोर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो राजा राम मोहन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी है वो ब्रह्म समाज का नेतृत्व यहाँ पे करते हैं और उसके एक प्रमुख अनुयायी यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। और उनके बाद में फिर केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते हैं और फिर वो भी उसका नेतृत्व यहाँ पे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब राजा राम मोहन राय की यहाँ पे मृत्यु होती है तो उसके बाद में जो पूरा पदभार संभालते हैं ब्रह्म समाज का वो संभालते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत सरकार के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट की बात करें तो इसको यहाँ पे पास किया जाता है 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 1976 में भारतीय सरकार के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को पारित किया जाता है, जिसके तहत 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जो आरआरबीज होते हैं उनकी स्थापना यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको रीजनल रूरल बैंक एक्ट ये आता है कब? 1976 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, प्रशांत चंद्र महानबॉलिस ने निम्न में से किसकी स्थापना यहाँ पर करी थी, ठीक है। तो प्रशांत चंद्र महानबॉलिस ने यहाँ पे सांख्यिकी संस्थान यानी कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी स्थापना यहाँ पर करी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसमें भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। बट अगर हम बात करें स्थापना की तो स्थापना उन्होंने 1931 में दिसंबर में करी थी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने और कानूनी प्रकृति के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार ये किसके पास में होता है? तो अगर हम बात करें कि हु हैज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल कैरेक्टर, तो स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज हम बात करें किसकी? ये हम बात कर रहे हैं एडवोकेट जनरल की। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं सेंटर की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे नाम आता है किसका? अटॉर्नी जनरल का। बट हम लोग तो बात करें ना स्टेट की, तो स्टेट में कौन होता है? दैट इज महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यहाँ पर होता है। तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है एडवोकेट जनरल। और वहीं अगर हम बात करें केंद्र की, सेंटर की, तो वो होते हैं कौन? दैट इज अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर सरकारों के अस्तित्व का संकेत देती है? तो ये यहाँ पर देती है कौन सी? दैट इज फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। तो संघवाद में क्या होता है कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो शक्तियां हैं उनका विभाजन होता है, ठीक है। दोनों सरकारों के बीच में जो शक्तियां हैं वो विभाजित की जाती है और यह एक ऐसी प्रशासन प्रणाली है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान से उत्पन्न होती है और अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ एकात्मक विशेषताएं भी मौजूद होती है, जैसे कि केंद्र के पास में आपातकाल की स्थिति होती है, ठीक है। मतलब आपातकाल की स्थिति में ना उनके पास कुछ ज्यादा शक्ति वहाँ पे होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखने की संघवाद यहाँ पे बात करते हैं किस चीज को लेके? केंद्र सरकार और या फिर केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकारों के अस्तित्व की बातें यहाँ पर करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सिंधु दर्शन उत्सव ये भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव की बात करें तो ये भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वहां पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये उत्सव मुख्य रूप से जो लेह में सिंधु नदी के किनारे इसको आयोजित किया जाता है और ये हर साल जून में गुरु पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें सिंधु दर्शन, तो सिंधु रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? तो आपको जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये आपका पाकिस्तान, ये पूरा एरिया आपके ध्यान में आता है, तो वहीं से आपको रिलेट करना है। सिंधु दर्शन उत्सव यानी कि लद्दाख की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस ये किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस की बात करें तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी पर मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी पर, हर साल 23 जनवरी को। तो हर साल 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। और 2021 में इस डे की घोषणा यहाँ पे की गई थी कि हर साल 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? दैट इज पराक्रम दिवस।
फिर है भारत के सबसे प्राचीन 16 महाजनपदों में से वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करते थे और उन 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि आपको वर्तमान उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें आपका महाजनपद लाइक आपका काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन ये सब शामिल थे। अगर हम बात करें काशी वाला एरिया तो काशी में आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपका मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे काशी में आपको जो वाराणसी वाला एरिया है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कौशल वाला यानी कि जो अयोध्या वाला रीजन है वो आपको मिलेगा। मल ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा मल्ला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चेदी की बात करें तो चेदी भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो वत्स है, ठीक है, वत्स वाला एरिया भी आपको कौशाम्बी, ठीक है। इसके अलावा जो कुरु वाला एरिया है, कुरु वाला एरिया भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ये रहा कुरु, ठीक है। इसके अलावा पांचाल की बात करें तो ये भी आपको यहीं पर मिलेगा एंड सूरसेन की बात करें तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि कुल मिला के 8 ऐसे महाजनपद थे जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ 16 महाजनपद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो अगर हम बात करते उत्तर भारत में जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करते तो उस समय नंद वंश का शासन यहाँ पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मगध साम्राज्य पर नंद राजा धनानंद का शासन था जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो धनानंद और इसकी स्टोरी आप लोगों ने काफी सुनी होगी कि जब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होती है मौर्य साम्राज्य की तो तब चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की हेल्प से यानी कि चाणक्य की हेल्प से यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो कि लास्ट जो रूलर था नंद वंश का था धनानंद, उसको यहाँ पे समाप्त करते हैं यानी कि उसको वहाँ पे उसकी मृत्यु करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको दैट इज नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय पे, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो अगर हम बात करें 11वां मौलिक कर्तव्य तो साल 2002 में इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 51A की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये कर्तव्य माता पिता का है। इस चीज की बात यहाँ पे करी गई थी। तो ये आपका 11th आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। कुल मिला के हमारे यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय गवर्नर ये कौन थे? दैट इज सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख हुआ करते थे हमारे जो रिजर्व बैंक था उनके पहले गवर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज सीडी देशमुख। फिर है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम अगर हम बात करते तो उनको हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनके नाम से जानते थे। तो विष्णुगुप्त हुआ, कौटिल्य हुआ, चाणक्य हुआ, ये सभी एक ही व्यक्ति थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ के लेखक भी यही थे, ठीक है। तो याद रहेगा आपको चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सभी एक ही व्यक्ति हुआ करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में पहला साम्राज्य किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर? तो ये हुआ करते थे कौन? दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इन्होंने कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य की हेल्प से यहाँ पे इस पूरे साम्राज्य की स्थापना करी थी, मौर्यन एम्पायर की स्थापना यहाँ पर करी थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना वर्ष क्या था? 322 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना ये किस वर्ष में शाही चार्टर के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी साल 1726 में। तो कलकत्ता जिसको कि अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं तो उसमें नगर निगम की स्थापना 1726 में होती है एक शाही चार्टर के द्वारा, इसकी स्थापना यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। तो 1726 ये ईयर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1919 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह ये शुरू करने का निर्णय लिया था? तो ये रोलेट एक्ट आता है 1919 में। इसके अलावा अगर हम बात करें जलियांवाला बाग भी आपका 1990 में ही आता है 13 अप्रैल को। तो ऐसे जब आप डेट्स को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको चीजें जल्दी याद होगी। तो 13 अप्रैल 1919 में आता है आपका जलियांवाला बाग, उसी समय पर आता है रोलेट एक्ट और इसी के विरुद्ध में यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी यानी कि नेशन वाइड सत्याग्रह को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन था? तो सबसे प्राचीन राजवंश की बात करें तो मौर्यन एम्पायर ये सबसे प्राचीन था, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। 322 ईसा पूर्व की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सातवां अंग है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो सातवां अंग यहाँ पे मित्र यानी कि सहयोगी है। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें कि स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये सब शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक होता है आपका स्वामी, आमत्य, जनपद, इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्ग, इसके अलावा कोश, और फिर आता है दंड, एंड फिर आता है मित्र। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th कौन सा है? दैट इज मित्र यानी कि सहयोगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन ये किस वर्ष में किया था? तो मतलब भारतीय रुपए का अवमूल्यन की बात करिए तो इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस निर्णय के तहत भारतीय रुपयों को लगभग 57% तक अवमूल्यित किया गया था, जिससे कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 4.76 से बढ़कर 7.50 यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, दैट इज 1966 और टाइम तक इसका इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान। फिर है पैंथालासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पैंथालासा शब्द की बात करें तो एक विशाल महासागर है, यानी कि ग्रेट ओशन है, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया को घेरे हुए था, यानी कि पैंजिया ये आपको सुपर कॉन्टिनेंट और इसके बराबर में ये पूरा सागर दैट इज पैंथालासा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दैट इज ये हुआ करता था क्या? दैट इज ओशियन। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट वहाँ पे एड्रेस कर लूंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार ये किसके पास होता है? तो ये आपने बताना है। नागरिकता किस पार्ट में आती है, कौन से आर्टिकल में आती है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर बताना है। एंड थर्ड वन इज बादामी या फिर वातापी चालुक्य मूलतः ये किस राज्य के अधीन थे? तो इसका आंसर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा डेली बेसिस पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। 12 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे होता है, और फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी बुक हमारी घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditi publication.com पर। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। ठीक है, बाकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स जीके का बैच, साथ में करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक, 25,000 क्वेश्चंस, फ्री पीडीएफ टेस्ट, करंट अफेयर नोट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी जीके को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।